हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो जैसे कि आप लोगों का डिमांड था कि मॉक टेस्ट का एक आध और वीडियो बनाइए, बहुत सारे WCL से रिलेटेड वीडियोस बनाइए, तो उसको लेके मैं आपके सामने वापस से हाजिर हुआ हूँ। आज फिर मैं एक मॉक टेस्ट लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और अगर WCL के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फेसबुक पेज को भी आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, ओके। और हमारा बहुत जल्दी 20,000 सब्सक्राइबर होने वाला है। अगर 20,000 हो जाता है तो कुछ सोचा है मैंने, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर कुछ हो पाता है तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक चीज़ लॉन्च करने वाला हूं मैं। खैर, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पहले मैं अभी टॉपिक पे आता हूं। इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जो डाटाबेस में नाम सेव है उसको एंटर कर लेता हूँ और एंटर करने के बाद मैं टेस्ट को स्टार्ट करता हूँ। टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और जो मेरा टाइमर है ये भी स्टार्ट हो चुका है। 24 मिनट, चूँकि 25 मिनट का टाइमर है, 50 क्वेश्चन चले करते हैं। ओपन कास्ट माइंस की सबसे बड़ी मशीनरी कौन सी होगी? ड्रैग लाइन, बकेट व्हील एक्सकवेटर, रॉप शॉवेल या डंपर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बकेट व्हील एक्सकवेटर। ओपन कास्ट की सबसे बड़ी मशीनरी यही होती है। और आपको बता दें, अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन और निकल के आता है ट्रेलिंग केबल के बारे में, तो सबसे बड़ा ट्रेलिंग केबल ओपन कास्ट माइंस का व्हील बकेट एक्सकवेटर के लिए यूज़ करते हैं 1000 मीटर का, और नॉर्मली ओपन कास्ट में 300 मीटर का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कोयला भरने का सही क्रम में सजाएं। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट, पीट। थर्ड ऑप्शन है पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो उसका सही आंसर हो जाएगा पीट। पहला फॉर्मेशन होता है पीट में, देन वो लिग्नाइट में चेंज होता है, फिर वो सब बिटुमिनस में, फिर बिटुमिनस में, और लास्टली वो एंथ्रासाइट में चेंज हो जाता है। तो ऐसे करते हुए कोयला बनने का क्रम होता है सही क्रम, ठीक है। तो एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है अप्रॉक्सीमेटली अप टू 86%, और पीट में सबसे कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सरदार द्वारा जांच इनमें से किस रेगुलेशन में दिया गया है? रेगुलेशन नंबर 47, रेगुलेशन नंबर 48, रेगुलेशन नंबर 129 या फिर नन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेशन नंबर 129। अगला क्वेश्चन है, जो होल बारूद भरने के बाद उसी दिन ब्लास्ट नहीं किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? डीप होल, स्लीपिंग होल, हॉट स्टार्टर होल या फिर नन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्लीपिंग होल। देखिए यहाँ पे आपको बता दें, डीप होल का मतलब होता है ओपन कास्ट माइंस में जिसमें 3 मीटर से ज़्यादा गहरा होल करते हैं उसको डीप होल बोलते हैं। इसके बाद हॉट स्टार्टर वाला होल का मतलब होता है कि 80 डिग्री से ज़्यादा जब होता है, ठीक है। नॉर्मली जब हॉट स्टार्टर में हम ड्रिल करते हैं तो उसको हम लोग हॉट स्टार्टर वाला होल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटार्डर ब्रेक इनमें से किससे संबंधित है? LHD, डंपर, डोजर या फिर SDL? तो उसका सही आंसर आ जाएगा डंपर। डंपर में टोटल 5 ब्रेक होता है, ठीक है। इसमें से एक रिटार्डर ब्रेक भी होता है। आपको बता दें कि डंपर में 5 ब्रेक कौन कौन से होते हैं। सर्विस ब्रेक होते हैं जो कि नॉर्मल आप गाड़ी चला रहे हैं, डंपर चला रहे हैं तो उस टाइम यूज़ करते हैं। इसके बाद होता है आपका रिटार्डर ब्रेक, यानी जब आप ढलान में उतरते हैं तो रिटार्डर ब्रेक को यूज़ किया जाता है। इसके बाद होता है पार्किंग ब्रेक, यानी कि गाड़ी को कहीं पार्क करते हैं डंपर को तो उस टाइम यूज़ करते हैं ताकि हिले नहीं। फिर होता है डंप ब्रेक, जब आप डंप कर रहे होते हैं, डंप वाला काम करते हैं तो गाड़ी पलट ना जाए, उलट ना जाए, उसके लिए आप डंप ब्रेक लगाते हैं। और लास्ट होता है इमरजेंसी ब्रेक। अगला सवाल है, कोल इंडिया की सबसे पुरानी सब्सिडरी इनमें से कौन है? BCCL, WCL, MCL या NCL? तो उसका सही आंसर हो जाएगा, आपको पता ही है, BCCL, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। 1972 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। और नेशनलाइजेशन, कोल का नेशनलाइजेशन का ईयर भी उसी को माना जाता है। अगला सवाल है, ओपन कास्ट माइंस में मैक्सिमम कितना वोल्टेज का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए यहाँ सप्लाई का बात नहीं किया है, यहाँ इस्तेमाल का बात किया है। 550 वोल्ट, 6600 वोल्ट, 11,000 वोल्ट या 250 वोल्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6600 वोल्ट। जी हाँ, 6600 वोल्ट होगा। 11,000 का आप तार खींच सकते हैं, लेकिन 6.6 kV से ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल है, DGMS द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में बैठने की अधिकतम सीमा, मैक्सिमम अटेम्प्ट कितना बार ले सकते हैं? 5 बार, 7 बार, 10 बार, अनलिमिटेड? तो इसका सही आंसर है 7 बार। अगला सवाल है, बकेट व्हील एक्सकवेटर इनमें से कौन से माइंस में लगाया जाता है? लिग्नाइट माइंस, कॉपर माइंस, सोडा फेल्सपर या नन? तो इसके बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता दें। लिग्नाइट माइंस में व्हील बकेट एक्सकवेटर को लगाया जाता है, जो कि NLC एक कंपनी है, नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि तमिलनाडु में है, नवेली में है, तो उस जगह पे ये लगाया गया है। ओपन कास्ट माइंस में अगर बकेट व्हील एक्सकवेटर का उपयोग किया जा रहा है तो ट्रेलिंग केबल की लंबाई कितनी होगी? मैंने शायद इसके बारे में बताया है, तो आप इसका पॉज करके
इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर नहीं आपको पता चलेगा तो फिर इस वीडियो को वापस से देख लीजिएगा, मैंने इसको बता चुका है। अगला क्वेश्चन है डाइकेंसिल इनमें से किस चट्टान से बना है? माइका पेरिडोटाइट, डोलेराइट, बोथ या फिर नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ, क्योंकि डाइक हो या सील हो, ये दोनों में जो इग्नियस चट्टान होते हैं, अग्नेय चट्टान होते हैं, वो माइका पेरिडोटाइट और डोलेराइट होता है, दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है कोल इंडिया लिमिटेड की टोटल सब्सिडरीज कितनी है? 7, 8, 9 या 10। तो देखिए यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका एक्चुअल आंसर 8 होगा जब आपसे ऐसा पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए ऐसा पूछता है कि बताइए भैया कोल इंडिया लिमिटेड की कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी कितनी है, तो उस कंडीशन में 7 हो जाएगा। ठीक है, CMPDIL कोल का प्रोडक्शन नहीं करती है ना, वो काउंसलिंग, रिसर्च, स्टडी वगैरह, एनालिसिस वगैरह करती है, तो 8 सब्सिडरीज है। अगला सवाल है भारत में पहली बार कोयला खनन कहाँ शुरू किया गया था? झरिया कोलफील्ड में, रानीगंज कोलफील्ड में, सिंगरैनी कोलफील्ड में या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है रानीगंज कोलफील्ड में भारत में पहली बार खनन शुरू किया गया था। एक राजा हुआ करते थे उस टाइम, टैगोर नाम का, टैगोर एंड सन्स करके कंपनी था, जो कि अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा और राजा साहब के द्वारा हेल्प करके वो इस्टेब्लिश किया गया था रानीगंज कोलफील्ड में 1774 में। अगला क्वेश्चन है एक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में कम से कम कितने इनटेक रास्ते रखे जाते हैं? ये आपको अभी से बातें पता होगा, 1, 2, 3, 5 या 10। इसका सही आंसर हो जाएगा 2। कम से कम 2 इनटेक रास्ता रहता है और एक रिटर्न रास्ता रहता है। उसके बाद उसमें से कम एक इनटेक रास्ता को और रिटर्न रास्ता को आइसोलेशन स्टॉपिंग बना के हम बंद करते हैं। ठीक है, आइसोलेशन स्टॉपिंग बनाने का कारण यह है कि हमको अंदर का चीज़ पता चलते रहे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके लिए। अगला सवाल है फोल्ड ज़्यादातर इनमें से कौन से कोल सीम में पाया जाता है? फोल्ड एक जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, वो इनमें से कौन सा जगह पे कोल सीम में पाया जाता है? झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, आसाम। तो सही आंसर हो जाएगा आसाम। आसाम में फोल्ड ज़्यादातर मिलता है, पहाड़ी इलाका होता है इसके लिए। HYL का फुल फॉर्म क्या है? हाइट बाय लेंथ, हाइट बाय लेवल, हाई बाय लो, हाईएस्ट बाय लोएस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइट बाय लेंथ। अगला सवाल है भारत में कोयला का खनन कब शुरू हुआ था? 1774, 1874, 1972, 1947। तो इसका भी आंसर मैंने अभी दे चुका है। अगर आप वीडियो को सही से देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, तुरंत वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए कि क्या है। मैं आपका आंसर देखूंगा, आप समझ जाऊंगा कि आपने ध्यान से वीडियो देखा है। अगला क्वेश्चन है SMP का फुल फॉर्म क्या होता है? सेफ माइन प्रोजेक्ट, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, सर्विस मैनेजमेंट प्लान या फिर सरफेस मैपिंग प्लान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी एडवांस गैलरी मूल सूंद चौड़ी की गई गैलरी से कितने अधिक आगे बढ़ाकर नहीं रखते हैं? 5 मीटर, 3 मीटर, 4.8 मीटर या 5.6 मीटर। तो इसका सही आंसर है 3 मीटर। अगला सवाल है ओबी डंप का स्लोप कितना होना चाहिए? 37.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं, 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं, 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं या फिर नन ऑफ दीज। तो ओवरबर्डन जो स्लोप होता है ओबी डंप का, वो इतना ही होता है, 37.5 डिग्री ज़्यादा नहीं होता है। एंगल ऑफ रिपोज भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोर्ड एंड पिलर में गैलरी का हाइट कितना होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, 3 मीटर मैक्सिमम हाइट रखते हैं हम गैलरी का। ठीक है, चौड़ाई 4.8 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है लाइमस्टोन अगर मेटामॉर्फिक रॉक में परिवर्तित हो जाए तो इनमें से कौन सा चट्टान बनेगा? लाइमस्टोन को अगर मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज कर दिया जाए, यानी रूपांतरित चट्टान में बदल दिया जाए, तो कौन सा चट्टान बनेगा? मार्बल, क्वार्ट्ज, स्लेट या नन। तो सही आंसर है मार्बल। मार्बल बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है मेटामॉर्फिक रॉक का, बहुत चिकना होता है, आपको पता ही होगा। अगला सवाल है कोयला में कौन कौन से तत्व एलिमेंट पाए जाते हैं? ठीक है, तो कोयला में इनमें से कौन सा कंपाउंड पाया जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, कोबाल्ट, निकेल या फिर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड हीलियम या फिर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बोरोन एंड सल्फर या फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर से बनता है। जैसे इंसान का बॉडी 5 तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पताल, तो इसी तरह से कोयला भी 5 तत्वों से बना होता है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, जिसमें सबसे प्राइमरी होता है कार्बन। कार्बन कंटेंट को देखते हुए ही कोयला को डिवाइड किया जाता है अलग अलग भाग में। अगला सवाल है बर्म की हाइट कितनी होती है? डंपर हाइट टायर के बराबर, 1 मीटर, 3 मीटर या बेंच हाइट के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर होता है बर्म का हाइट। ठीक है, अगला सवाल है खान की सीमा के कितने मीटर के अंदर डेवलपमेंट करने वाले पर बगल की माइंस को इन्फॉर्म किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 मीटर के अंदर। अगला सवाल है भारत में पहली बार सरफेस माइनर का प्रयोग कब किया गया था? CCL का कारो ओपन कास्ट माइंस, MCL का लखनपुर, ECL का कापसारा, BCCL का गोविंदपुर।
तो देखिए CCL का कारो ओपन कास्ट माइंस में अभी वर्तमान में सरफेस माइनर का यूज़ किया जा रहा है, 2 सरफेस माइनर है वहाँ पे। MCL का लखनपुर प्रोजेक्ट में पहली बार स्टार्ट किया गया था। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा चट्टान दाना विहीन यानी स्मूथ होता है? सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक या फिर ऑल ऑफ दिस? तो इसका एग्जैक्ट आंसर है मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें ग्रेवल्स नहीं होते हैं, ये पूरा स्मूथ होता है। मार्बल जो आप घर में लगाते हैं आपको पता ही होगा, ठीक है। अगला सवाल है, ओपन कास्ट माइंस में ट्रेलिंग केबल की लंबाई कितनी होती है? देखिए ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि ओपन कास्ट माइंस में अगर व्हील बकेट एक्सकवेटर चल रहा है तो 1000 मीटर होगा। अगर नॉर्मली हम ओपन कास्ट माइंस में ट्रेलिंग केबल की बात करें तो 300 मीटर तक उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बारूद एक्सप्लोसिव के रूप में अंडरग्राउंड माइंस में भी उपयोग किया जाता है? ANFO, अल्मुनाइज्ड ANFO, स्लरी एक्सप्लोसिव, ऑल? तो देखिए इसमें आंसर जो है वो स्लरी एक्सप्लोसिव हो जाएगा। मैं यहाँ पे सॉलिड ब्लास्टिंग की बात नहीं कर रहा, मैं अंडरग्राउंड में यूज़ करने की बात कर रहा हूँ। तो आप P5 बोल के या देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्लरी एक्सप्लोसिव एक ऐसा एक्सप्लोसिव है जिसको ओपन कास्ट माइंस में यूज़ करते हैं, साथ ही साथ उसको कार्ट्रिज बना के अंडरग्राउंड माइंस में भी यूज़ करते हैं। ANFO का मतलब होता है अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, और अल्मुनाइज्ड ANFO का मतलब होता है उसी में अल्मुनियम का महीन पाउडर मिलाते हैं ताकि उसका इंटेंसिटी बढ़ा सके, ठीक है। अगला सवाल है, जिस सिस्टम में कंटिन्यूस माइनर और सटल कार इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बोर्ड एंड पिलर, लॉन्ग वॉल, हाई वॉल माइनिंग एंड रूम एंड पिलर मेथड? जिसको रूम एंड पिलर मेथड बोलते हैं। रूम एंड पिलर मेथड में जो गैलरी का साइज होता है वो चेंज हो जाता है, याद रहे। मैं एक काम करूँगा, इससे लेके भी वीडियो बना दूंगा, अलग अलग जो मेथड होते हैं उसमें गैलरी का साइज़ क्या होता है। बट यहाँ मैं बता देता हूँ, गैलरी का जो हाइट है वो 4.5 मीटर होता है, ठीक है, और जो चौड़ाई है वो 5.6 मीटर चौड़ा होता है एवरेज रूम एंड पिलर मेथड में मैक्सिमम, ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से कहाँ लिग्नाइट कोयला मिलता है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर? तो आपको पता होगा, इसमें तमिलनाडु में मिलता है लिग्नाइट कोयला, कश्मीर में मिलता है एंथ्रासाइट, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बिटुमिनस कोयला भर भर के मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, DGMS द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम एज, मिनिमम उम्र 18 साल, 20 साल, 21 साल, 23 साल? तो इसका हो जाएगा 20 साल। एग्जैक्ट एज जो DGMS का परीक्षा में बैठने के लिए होता है वो है 20 साल। 18 साल होता है माइंस में काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग वॉल माइनिंग में फेस की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 60 मीटर से 100 मीटर, 100 मीटर, 60 मीटर से 200 मीटर, 30 मीटर से 60 मीटर या 200 मीटर के ऊपर? तो सही आंसर हो जाएगा 60 से 200 मीटर। इतना लंबा फेस होता है इसलिए इसको लॉन्ग वॉल माइनिंग कहते हैं। अगला सवाल है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में लूज मटेरियल वाला बेंच का हाइट कितना होना चाहिए? 3 मीटर से ज़्यादा नहीं, 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं, 10 मीटर से ज़्यादा नहीं। सही आंसर है 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैनेजरशिप की परीक्षा में बैठने की मिनिमम एज, न्यूनतम कितना उम्र होना चाहिए मैनेजर का परीक्षा में बैठने के लिए? 18 साल, 20 साल, 23 साल, 21 साल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 साल। मैनेजरशिप यानी फर्स्ट क्लास मैनेजर हो, सेकंड क्लास मैनेजर हो, किसी भी मैनेजर की परीक्षा में अगर आप बैठते हैं तो आपको कम से कम 23 साल होना चाहिए। और आपको ये भी बता दें कि अगर कोई माइंस खोला जा रहा है तो उसमें सबसे पहले जिसे अपॉइंट किया जाता है वो होते हैं मैनेजर। मैनेजर अपॉइंट करने के बाद ही असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, ओवरमैन, सरदार, लंथफन, 12-17 आदमी को अपॉइंट करते हैं। अगला सवाल है, ओबीडम की हाइट कितनी होनी चाहिए? ठीक है, जस्ट 11 मिनट ही बाकी है इधर, तो मुझे जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। ओबीडम की हाइट कितनी होनी चाहिए? 30 मीटर से ज़्यादा नहीं, बेंच हाइट से अधिक नहीं, 15 मीटर से ज़्यादा नहीं, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 मीटर से ज़्यादा ओबी डम की हाइट हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। टेलीस्कोपिक अगर डम बना के रखते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग एक बार पर्टिकुलर अगर एक बात करें तो 30 मीटर से ज़्यादा नहीं रख सकते। लिग्नाइट कोल का दूसरा नाम क्या है? स्टीम कोल, सॉफ्ट कोल, हार्ड कोल, ब्राउन कोल? तो आंसर हो जाएगा ब्राउन कोल, ठीक है। स्टीम कोल और सॉफ्ट कोल बोला जाता है बिटुमिनस कोल को, और हार्ड कोल बोला जाता है एंथ्रासाइट कोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कोयला खनन करने वाली कंपनी का नाम बताइए। BCCL, NCDC, टैगोर एंड सन्स, SCCL? तो आंसर हो जाएगा टैगोर एंड सन्स करके एक कंपनी थी, 1774 में पहली बार भारत में माइनिंग की थी। अगला सवाल, क्वार्टजाइट रॉक इनमें से कौन से रॉक को परिवर्तित फॉर्म है? इनमें से कौन सा रॉक से बनता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसका आंसर है शायद स्लेट या लाइमस्टोन हो गया मार्बल के लिए, सैंडस्टोन हो गया स्लेट के लिए, सेल पत्थर हो गया क्वार्टजाइट। जी हाँ, क्वार्टजाइट हो जाएगा। अगला सवाल है, एक्सप्लोसिव वैन की अधिकतम स्पीड कितनी होती है?
15 किलोमीटर प्रति आवर, 25 किलोमीटर प्रति आवर, 30 किलोमीटर प्रति आवर, 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति आवर। 15 किलोमीटर प्रति आवर ओवरबर्डन डंप में जब डंपर चलता है उसका स्पीड होता है, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति आवर डंपर में एक लिमिटिंग डिवाइस होता है, स्पीड लिमिटिंग डिवाइस वो होता है। माइन एरिया के अंदर डंपर का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति आवर मैक्सिमम हो सकता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे मोटी कोल सीम 132 मीटर का कहाँ पाया गया है? भारत में जो कोल सीम का रेंज होता है वो मैं बता देता हूँ आपको, 0.5 मीटर से लेकर के 132 मीटर तक का रेंज होता है। इस रेंज का कोयला पाया जाता है, जिसमें 60% जो कोयला है वो 4 मीटर से मोटा कोल सीम पाया जाता है, 60% का एवरेज में, है ना। इसमें से जो सबसे मोटा कोल सीम है, जस्ट ए सेकेंड, सबसे मोटा जो कोल सीम इसमें पाया गया है, ठीक है, वो एक्चुअल में 132 मीटर मोटा पाया गया है और वो झिंगुरदा माइंस में पाया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा SCCL का सिंगरैली का झिंगुरदा माइंस। अगला सवाल है, LHD का फुल फॉर्म क्या होता है? लोड होल डंपर, लोअर हाइड्रोलिक डंपर, लोड हाइड्रोलिक डंपर या फिर नन। तो इसका आंसर हो जाएगा लोड होल डंपर। ये SDL और LHD दो मशीन को नॉर्मली हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में बोर्डिंग पिलर में यूज़ करते हैं कोयला को ढोने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। LHD में चक्का होता है और जो SDL है उसमें चेन होता है। अगला सवाल है, भारत में पहली सरकारी कंपनी जो कोयला खनन का काम करती है, BCCL, SCCL, टैगोर एंड सन्स या कोल इंडिया लिमिटेड? ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। आप सोचेंगे भारत में सबसे पहला कंपनी तो कोल इंडिया लिमिटेड होना चाहिए, कोई सोचेंगे कि नहीं सबसे पुराना तो BCCL है, ठीक है, कोई बोलेंगे नहीं टैगोर एंड सन्स प्राइवेट कंपनी था भाई साहब। इसका सही आंसर हो जाएगा SCCL, सिंगरेनी कोलियरी कोलफील्ड लिमिटेड उस टाइम नाम था, बाद में कंपनी कर दिया गया। ये एक प्राइवेट कंपनी था, लेकिन 1956 में, कब 1956 में इसको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर कर लिया गया, मतलब अपने अंदर ले लिया गया, तब से ये सरकारी कंपनी है। तो पहला कंपनी SCCL है और सेंट्रल गवर्नमेंट की पहली कंपनी की बात करें तो BCCL है, देन आपका कोल इंडिया लिमिटेड आएगा। अगला सवाल है, भारत में लगभग कितना प्रतिशत कोयला ओपन कास्ट माइन से प्रोडक्शन होता है? तो इसका आंसर है 85% कोयला भारत का लगभग ओपन कास्ट माइन से प्रोडक्शन होता है। अगला सवाल है, रूम एंड पिलर का गैलरी का साइज हाइट इंटू विड्थ के हिसाब से कितना होगा? यानी हाइट कितना होगा, विड्थ कितना होगा? तो इसका आंसर मैंने बता चुका है ऑलरेडी, 4.5 मीटर हाइट होता है और 5.6 मीटर आपका चौड़ाई होता है, ठीक है। रूम एंड पिलर में हम लोग या तो साइड में पिलर को बांध के रखते हैं, उसके लिए हम लोग रूप स्टिचिंग कर सकते हैं या रूप बोल्ट वगैरह लगा के उसको फिक्स कर सकते हैं। अगला सवाल है, FDSS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक फायर डिप्रेशन सिस्टम, ऑटो फ्यूल डिप्रेशन सिस्टम या नन? सही आंसर है ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। 35 टन से ऊपर कैपेसिटी का जितने भी डंपर होते हैं उसमें आग बुझाने की ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है, इसी को बोलते हैं FDSS, ठीक है। अगला सवाल है, होल रोड का ग्रेडियंट कितना होता है? 1/16 से ज़्यादा तीखा नहीं होगा, 1/10 से ज़्यादा तीखा नहीं होगा, 1/20 ज़्यादा तीखा नहीं होगा, नन? तो इसका सही आंसर है 1/16 से ज़्यादा तीखा नहीं होगा। 1/10 जो है वो होल रोड का रैंप का ग्रेडियंट है और हॉल रोड का अगर ग्रेडियंट का बात करें तो 1/16 होगा। ये दो चीज़ आप याद कर रखिएगा, आपको कन्फ्यूजन होगा। 1/16 होल रोड का ग्रेडियंट, 1/10 होल रोड के रैंप का ग्रेडियंट। अगला सवाल है, कोल इंडिया लिमिटेड का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1972, 1975, 1973, 1947? तो इसका सही आंसर है 1975। उस टाइम कोल इंडिया लिमिटेड के 5 सब्सिडरी हुआ करते थे, ठीक है, जिस टाइम इसका फॉर्मेशन हुआ था। अगला सवाल है, हार्ड कवर कितना से कम रहने पर डेवलपमेंट नहीं किया जाता है? देखिए, हार्ड कवर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सरफेस है, ठीक है, सरफेस के नीचे आप अंडरग्राउंड माइंस चला रहे हैं, आपको डेवलपमेंट करना है, तो कुछ सरफेस ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड कवर। यही सरफेस जो है वो लोड सह के रखता है। नीचे अगर आप डिप्लरिंग वगैरह कुछ कीजिएगा तो ये सपोर्ट देता है, ठीक है, नीचे काम करने का। तो DGMS का नियम ये है कि 7.5 मीटर से कम रहेगा तो भैया आप डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। हालांकि 7.5 से 15 रहेगा तो DGMS से परमिशन लेके कर सकते हैं, परमिशन दे तो कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 7.5 मीटर से कम। अगला सवाल है, ब्लास्टिंग के लिए बाद बचा हुआ होल को क्या कहेंगे? मिस फायर, सॉकेट, बोथ या नन? तो इसको बोलते हैं सॉकेट। ब्लास्टिंग के बाद जो होल बच गया तो उसको सॉकेट, बारूद बच गया तो मिस फायर, ठीक है। चलिए इसको सबमिट करते हैं। कितना टाइम बचा है? जस्ट ए सेकंड देखने दीजिए। ओ माय गॉड, 5 मिनट बचा है। सबमिट करते हैं इसको, ठीक है।
इसमें देखिए बोल रहा है कि सबको जल्दी फिल कीजिए, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। मैं एक्चुअली जो टेस्ट बना हूँ इसमें नेगेटिव होता नहीं, इसके लिए मैंने ये रखा है। तो इसको मैं फटाफट फिल कर देता हूँ, इसका हो जाएगा 1000। देन और मैं सबमिट करके देखता हूँ कौन कौन से खाली रह गया है। जस्ट अ सेकेंड, जी हो जाएगा 1774। जस्ट अ सेकेंड, अब ये सबमिट ले लेगा शायद 49/50, क्योंकि एक मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए छोड़ दिया था, ठीक है। आप उसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना आने वाला जो भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं आप ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही हमारी वीडियोस को देखते रहिए भी, और बहुत से टॉपिक को मैं पर्सनली कवर करना चाहता हूँ। तो माइंस एक्ट और माइंस रूल से रिलेटेड ऐसे ही MCQ वीडियो आप देखना चाहते हैं क्या? क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा माइंस एक्ट माइंस रूल को लेके, 1 2 3 वीडियो मैक्सिमम होगा और आप उसका पूरा कवर कर दूंगा। तो अगर चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और 20,000 जल्दी पहुंचा दीजिए यार, आप लोग के लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।